Figure this out, man. John, I love you. Get me out of here! I can't be here anymore. Here we go! 1, 2, 3, play! आज की कहानी एक अमेरिकन इंसान की है जिसका नाम जॉन एडवर्ड जोनस था। उसने एक दिन एक छोटा सा फैसला किया जो उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। ये फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी गलत फैसला बना। ये एक अजीब और डरावनी मौत थी केविंग हिस्ट्री में। ये कहानी नट्टी पुटी केव की है। ये कहानी है 24 नवंबर 2009 की, जब 26 साल का जॉन एडवर्ड अपनी वाइफ के साथ अपने घर वापस आता है ताकि अपने घर वालों से मिल सके। उसके आने की खुशी में सब लोग मिलकर पार्टी रखते हैं और कुछ यादगार मेमोरी बनाने का प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि वो सब मिलकर नट्टी पुटी केव को एक्सप्लोर करेंगे जो यूटा में सॉल्ट लेक सिटी के पास है। ये वही जगह है जहाँ से 6 साल पहले एरन रॉल्स्टन का हाथ एक चट्टान में अटक गया था। 3 दिन तक उसे भूखा प्यासा रहना पड़ा और फिर उसने अपना हाथ काट कर अपनी जान बचाई थी। यूटा की ये जगह लोगों के लिए एक फेमस स्पॉट है जहाँ हर साल तकरीबन 20 से 25 हजार लोग एक्सप्लोरेशन करने के लिए आते हैं। हो सकता है आपने इस जगह को कभी ना कभी वॉलपेपर्स में लाजमी देखा हो। जॉन की उम्र सिर्फ 26 साल थी और उसकी शादी भी हाल ही में एमिली से हुई थी। उनका एक बच्चा था और एमिली दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। जॉन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में मेडिकल स्टूडेंट था जहां वो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। सब घर वालों ने प्लान बनाया कि 24 नवंबर की रात 8 बजे नट्टी पुटी केव को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ घंटे बाद वापस घर आ जाएंगे। लेकिन वहां जो होने वाला था उसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। ये पहली बार था कि जॉन इस केव में जाने वाला था, लेकिन उसके पास थोड़ा बहुत केविंग का एक्सपीरियंस था क्योंकि वो अपने छोटे भाई के साथ बचपन में केविंग करता रहता था। जनरली नट्टी पुटी केव को बिगिनर केवर्स के लिए सूटेबल माना जाता है और इस वजह से ये बहुत पॉपुलर भी है। जिसे केविंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता वो भी इस केव को आराम से एक्सप्लोर कर सकता है बिना डरे हुए। लेकिन इस केव में एक सेक्शन है जो काफी चैलेंजिंग है जिसे बर्थ कैनाल, जो बहुत ज्यादा नैरो और टाइट है, कहा जाता है। इस सेक्शन में इवन एक्सपीरियंस्ड केवर्स को भी अपनी बॉडी को स्क्वीज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनके हिप्स और शोल्डर्स वहां फंस जाते हैं। कितनी भी कोशिश कर लें वो निकल नहीं पाते और फिर रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से इस केव को कुछ सालों पहले बंद कर दिया गया था और ये नट्टी पुटी केव मार्च 2009 में ही रीओपन हुई थी कुछ नए रूल्स के साथ। रूल्स ये थे कि केवर को अंदर जाने से 21 दिन पहले वहां की अथॉरिटी से परमिट लेनी पड़ती थी और हर ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस्ड केवर्स होना जरूरी थे। जॉन और उसका 13 साल छोटा भाई जॉश दोनों एक्सपीरियंस्ड केवर्स थे, इसीलिए उनको परमिट मिल जाता है। और इसी तरह सब घर वाले मिलकर नट्टी पुटी केव की एंट्रेंस पर पहुंचते हैं जिसका साइज सिर्फ 30 इंच था और वो सब 24 नवंबर की रात 8 बजे केव में घुसते हैं। पूरा ग्रुप केव में एंटर होता है और पहले 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चलता है। सब लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर जॉन, जॉश और उनके 2 दोस्त बिग स्लाइड की जगह पर रुक जाते हैं और मैप देखकर डिसाइड करते हैं कि वो इस केव के सबसे चैलेंजिंग सेक्शन बर्थ कैनाल को विजिट करेंगे जो केव के सबसे डीपर सेक्शन में है। ये पैसेज इतना टाइट है कि सिर्फ कुछ ही लोग इस केव को क्रॉस कर पाते हैं। यहाँ एक लॉन्ग टाइट पैसेज है और अगर इसे क्रॉस कर लिया तो एंड में एक और लंबा और टाइट पैसेज मिलेगा। अगर ये भी क्रॉस कर लिया तो एंड में एक छोटी सी रूम मिलेगी जहाँ आपको टर्न होने का मौका मिलता है और फिर आप वहां से टर्न होके वापस आ सकते हो। लेकिन ये पैसेज इतना टाइट है कि इवन एक्सपीरियंस्ड केवर्स को भी घुटन होने लगती है और वो पैनिक हो जाते हैं। जॉन और उसका छोटा भाई जॉश जो इसके पीछे आ रहा था बर्थ कैनाल तक पहुंच जाते हैं और दोनों उसके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन गलती ये होती है कि जॉश और जॉन जिस रूट से घुसते हैं वो असल में बर्थ कैनाल की रूट ही नहीं थी। वो एक्चुअली गलत रूट में चले गए थे जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जॉन 15 फीट आगे जाता है और रास्ते में उसके सामने कई चट्टानें आती हैं। जॉन हेल्दी था और अपने प्राइम टाइम में था, इसलिए वो अपनी बॉडी को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हुए शोल्डर्स, कमर और पैरों को फोल्ड करके आगे बढ़ने लगता है। जॉन अब कॉर्क स्क्रू के रूट में आ चुका होता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था पैसेज और भी टाइट होती जा रही थी। इस वक्त वो वापस नहीं मुड़ सकता था क्योंकि पैसेज बहुत ही ज्यादा टाइट थी। जॉन को लगता था कि वो बर्थ कैनाल में है और उसके मुताबिक जैसे उसे पता था एंडिंग में एक स्मॉल रूम आएगी जहां वो टर्न हो सकता है।
इसी वजह से वो आगे बढ़ता जाता है और यहीं पर चीजें बिगड़ जाती हैं। अब तक जॉन कॉर्क स्क्रू के एरिया में आ चुका था। इस कॉर्क स्क्रू एरिया को क्रॉस करने के लिए केवर को बहुत छोटा और फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और सिर्फ कुछ लोग अपनी स्किल से इसे क्रॉस कर पाते हैं। यहाँ केवर को रॉक लेज से शार्प 90 डिग्री बेंड लेना पड़ता है लेफ्ट की साइड। जॉन इस स्मॉल एरिया से टर्न हो चुका था और उसके बाद वो मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन में पहुंच गया। 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का ब्रो क्लॉर्क यही कॉर्क स्क्रू सेक्शन में अटक गया था। उसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी और वेट 63 kg और उसे रेस्क्यू करने में 14 घंटे लग गए। जॉन भी अब उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर था, लेकिन उसकी हाइट 6 फीट थी और वेट 90 kg। यहाँ पर उसके पास अपनी बॉडी को टर्न करते वक्त लौटने का कोई ऑप्शन ही ना मिला। इतनी कॉम्पैक्ट स्पेस थी कि ना चाहते हुए भी वो लेज एरिया की तरफ आगे बढ़ने लगा, अपने आप को स्क्वीज करते हुए। जॉन को लग रहा था कि ये बर्थ कैनाल की सबसे टाइट जगह है, मतलब आगे एक बिगर स्पेस आएगी जहां वो टर्न हो सकेगा। इसलिए वो अपने स्टमक को प्रेस करते हुए रॉक के सहारे आगे बढ़ता गया, ये सोचकर कि आगे कोई इजी वे मिलेगा। जॉन मूव कर रहा था डाउन डायरेक्शन में, मतलब बिल्कुल जमीन की नीचे की तरफ। उसे ये नहीं पता था कि वो किस जगह पर पहुंच चुका है जहां आज तक कोई भी नहीं गया था। ये वहां जा चुका था। वो कंप्लीटली एक नई और अननोन जगह पर था। एक्सट्रीमली टाइट और अनकंफर्टेबल पोजीशन होने के बावजूद जॉन कूल रहने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई ओपनिंग मिलेगी, लेकिन फिर अचानक वो स्पीड से नीचे गिरने लगा और जोर से चिल्लाता है। अपने भाई जॉश को कह रहा है, जॉश तुम इधर मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। बाहर निकलने के लिए जॉन को अपने कंधे के सहारे आगे बढ़ना पड़ रहा था और तभी उसके हेडलैम्प की रोशनी में एक होल की ग्लिम्स दिखाई देती है। ये होल फ्लोर में था और शायद उसके अंदर बड़ा स्पेस हो सकता था, जिससे जॉन में एक उम्मीद जागती है। लेकिन ये जॉन की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। वो आगे बढ़ता है और अपने सर को होल में डालता है, लेकिन जहां वो जा रहा था वो टनल अननोन थी और अब वो एक और भी टाइट स्पेस में पहुंच चुका था। जैसे उसने सोचा था कि आगे ओपनिंग मिलेगी, आगे रास्ता बंद था। ये पूरे केव के पैसेज की एंडिंग थी। इस जगह की स्पेस सिर्फ 18 इंच थी, मतलब एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी। जॉन कंप्लीटली अपसाइड डाउन पोजीशन में था, मतलब सर नीचे और पैर ऊपर और नियर 70 डिग्री एंगल में मुड़ा हुआ था। वो खुद को ऊपर पुश करने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये होल बहुत ही एग्जॉस्टिंग था। उसका एक हाथ यूजलेस पोजीशन में फंसा हुआ था और दूसरा हाथ उसकी चेस्ट की तरफ अटक गया था। वो जॉश को दोबारा चिल्लाता है, जबकि जॉश उसके पीछे ही कॉर्क स्क्रू पर मौजूद था। लेकिन जॉश अपने भाई की तरह इस एरिया से क्रॉस नहीं करता, बल्कि वो अपने फीट को आगे करता है और फिर अपने सर को पीछे करता है ताकि वो आसानी से वापस लौट सके। जॉश को जॉन की आवाज कंटिन्यूअसली सुनाई देती रहती है। आखिरकार वो उस जगह पर पहुंचता है जहां वो देख लेता है कि जॉन एक होल में घुसा हुआ है और होल ने उसे पूरा निगल लिया है। सिर्फ उसके 2 पैर ही दिख रहे हैं। जॉश जॉन के दोनों पैरों को पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। जॉन थोड़ा सा ऊपर आता है, लेकिन कंजेशन की वजह से ग्रिप छूट जाती है और जॉन फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है। बार बार ऐसा करने के बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा था और इस सिचुएशन में दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जॉश को ये बात समझ में आ चुकी थी कि यहाँ प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद जरूरी है। दोनों के बीच ये डिसाइड होता है कि जॉश बाहर जाएगा मदद लेने के लिए और जॉन अपनी पूरी कोशिश करेगा रिलैक्स रहने की और धीरे धीरे सांस लेने की, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। जॉश केव से बाहर आता है और सबको सिचुएशन के बारे में बताता है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में था और रेस्क्यू डॉक्टर्स का कहना था कि इस पोजीशन में रहने से वो सिर्फ 8 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। उसके बाद उसके सारे ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो सकते हैं और उसे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। जॉन के रेस्क्यू के लिए सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर अंदर जाती है, जिसका नाम सूजी था। वो अपने पैरों में रस्सी बांधकर अंदर घुसती है ताकि वो अटक ना जाए। सूजी की हाइट सिर्फ 5 फुट 3 इंच थी, जिससे उसके लिए कॉर्क स्क्रू एरिया से क्रॉस करना आसान हो गया। रात के 12:30 बजे सूजी जॉन तक पहुंच जाती है और उस वक्त तक जॉन को वहां फंसे हुए 9 घंटे हो चुके थे। सूजी जॉन से मिलती है और कहती है, हाय जॉन, माय नेम इज सूजी, हाउ इट्स गोइंग। जॉन जवाब देता है, हाय सूजी, थैंक यू फॉर कमिंग आउट, आई रियली वांट टू गेट आउट। सूजी कहती है, ओह नो वरी जॉन, यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ हियर। सूजी को ये देखकर जल्द ही समझ आ गया था कि सिचुएशन जितनी बुरी लग रही थी वो उससे भी ज्यादा बुरी थी। सूजी ने जॉन के पैरों को रस्सी से बांधा और खींचने की कोशिश की, लेकिन रोप में इतना ज्यादा फ्रिक्शन था कि वो इफेक्टिवली खींच ना पाई। सूजी ने अपनी पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपने जीन्स को फाड़ दिया ताकि और जगह क्रिएट हो सके, लेकिन 2 घंटे में वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो गई और उसे भी वहां
से बाहर जाना पड़ा। बाहर सभी रेस्क्यूअर्स मिलकर जॉन को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाते हैं। डिसीजन ये लिया जाता है कि वहां एक पुली सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा और फिर एक मशीन से जॉन को खींचा जाएगा, क्योंकि 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क भी कॉर्कस्क्रू एरिया में अटक गया था, तो उसे भी पुलिस सिस्टम के जरिए ही निकाला गया था। इक्विपमेंट के सभी पीसेस को कॉर्क के दूसरी साइड ले जाने में घंटों लग रहे थे, क्योंकि टनल एक्सट्रीमली टाइट थी और सिर्फ छोटे टूल्स को ही अंदर ले जाया जा सकता था और असिस्ट करने के लिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता था, जो कद में छोटा और फ्लेक्सिबल होना जरूरी था ताकि वो अच्छे से क्रॉस कर सके। ये कोई सिंपल सिचुएशन नहीं थी और हर पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में घंटों लग रहे थे। केव में रेस्क्यूअर्स जॉन से बात करते रहे ताकि उसे रिलैक्स रख सके। जॉन को वहां अटके हुए अब तक 12 घंटे हो चुके थे और उसने पूरी रात अपसाइड डाउन पोजीशन में गुजारी थी। ऐसी पोजीशन में रहने की एक फिजिकल लिमिटेशन भी होती है और जॉन उस लिमिटेशन को भी पार कर चुका था। उसकी 90 केजीज की बॉडी ग्रेविटी के प्रेशर से लड़ रही थी, उसके ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ होने लगी थी और धीरे धीरे उसकी सांस रुक रही थी। पूरी रात यहाँ बिताने की वजह से वो थक चुका था और अब उसकी तबीयत अग्रेसिव होने लगी। उसके लिप्स नम हो चुके थे और वो और भी ज्यादा लूसिड होता जा रहा था। रेस्क्यूअर्स और जॉन के फैमिली के लिए जॉन की ऐसी हालत में देखना बहुत दर्दनाक था, लेकिन वो भी हेल्पलेस थे। ड्रिल करते हुए रेस्क्यूअर्स भी एग्जॉस्टेड हो रहे थे। रेस्क्यूअर्स को पता था कि वो जब चाहे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये चीज जॉन के लिए मुमकिन नहीं थी। जॉन परेशान था और अपने चेस्ट को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सांस ले सके, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम हो रही थी। इतना वक्त गुजरने के बाद जॉन के पास एक वाइड टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है और दूसरी साइड से उसकी वाइफ एमिली उससे बात करती है। एमिली जॉन को इनकरेज करने की कोशिश करती है और जॉन भी अपनी वाइफ को दिलासा देता है कि वो जल्द यहाँ से बाहर निकल आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तक शाम के 4 बज चुके थे और जॉन को वहाँ 18 घंटे हो चुके थे। पुलिस सिस्टम लग चुका था और मूव करने के लिए तैयार था। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रायन था केव में घुसता है और जॉन के पास पहुंचता है। रायन पूछता है, हाउ आर यू जॉन? जॉन जवाब देता है, इट सक्स, आई एम अपसाइड डाउन, आई कांट बिलीव आई एम अपसाइड डाउन, माय लेग्स आर किलिंग मी। रायन देखता है कि जॉन की बॉडी ओपनिंग के सबसे नैरो साइड में फंसी हुई है, तो वो पहले इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करता है। फिर रायन उसके पैरों को रस्सी से बांधता है और खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जब भी रायन खींचता, जॉन उसे रुकने को कहता, क्योंकि उसके नर्व्स अब अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुके थे। फिर दोनों कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं। जॉन अब ऑलमोस्ट इतना ऊपर उठ गया था कि वो रायन को एक्चुअली देख सकता था और उससे आई कांटेक्ट भी कर सकता था। फिर रायन जॉन को ट्यूब में एनर्जी ड्रिंक देता है पीने के लिए। इस तरह से अब तक 19 घंटे हो चुके थे। ये चीजें बहुत स्लोली हो रही थी और इसमें काफी एफर्ट लग रही थी। हालांकि एक काइंड ऑफ प्रोग्रेस तो हो रही थी, लेकिन अब जॉन को निकालना काफी मुश्किल था। जॉन के पैर ऊपर की सीलिंग को हिट कर रहे थे और उस पैसेज में अपने पैरों को ट्विस्ट करना तकरीबन मुमकिन ही ना था। तो रायन फाइनली डिसाइड करता है कि वो जॉन के पैर तोड़ देगा ताकि उसे निकालने में आसानी हो। लेकिन इसी बीच एक ऐसी अनइमेजिनेबल चीज होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। एक बोल्ट जो जॉन के पैरों में ड्रिल की गई थी वो दीवार से निकल जाती है और सीधा रायन के सर पर लगती है, जिससे रायन अनकॉन्शियस हो जाता है। जॉन जो आधा ऊपर उठ चुका था वो वापस स्लिप करके अपनी इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है और अब उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था। ये मोमेंट जॉन जॉनस की फाइनल किस्मत थी। अब शायद वो कभी बाहर ना आ सकता था। रायन जब होश में आता है तो उसके सर से खून बह रहा होता है और वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होता है कि यहाँ क्या हुआ। रायन को वहां से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसकी जगह पर अब जॉन का फादर जॉन को रेस्क्यू करने के लिए आगे आता है। टूटे हुए पुलिस सिस्टम को दोबारा इंस्टॉल करने में 1 और घंटा लग जाता है। जॉन का फादर डेव कोशिश करते हैं कि जॉन की बॉडी को रस्सी से बांध सकें, लेकिन जितनी देर भी डेव वहां रहते हैं उसमें जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। ये पूरा ऑपरेशन जॉन के बिना हेल्प के पॉसिबल नहीं था। एक 90 किलो के इंसान को बिना मदद के एस्केप से बाहर निकालना काफी मुश्किल था। जब डेव जॉन को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहे थे तो वो खुद भी 15 मिनट तक वहां अटक गए। आखिर में वो भी वहां से थक कर बाहर आ गए। अब अगला रेस्क्यूअर था ब्रैंडन कोल्स, जो डेव की जगह जाते हैं और फिर वहां एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है ताकि जॉन की फैमिली उससे बात कर सके। लेकिन ब्रैंडन जो देख रहा था वो एमिली नहीं देख पा रही थी। जॉन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और ये पता नहीं चल रहा था कि वो ये बातें सुन भी रहा है या नहीं। कुछ घंटे पहले तक जॉन के सांस लेने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं आ रही थी। रेस्क्यूअर टीम एक एरिया में ग्रुप बनाकर डिसाइड करते हैं कि शायद जॉन मर चुका है और इसीलिए पैसेज में मेडिकल प्रोफेशनल भेजेंगे जिससे कंफर्म हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेडिकल प्रोफेशनल कंफर्म करते हैं कि जॉन अब
जिंदा नहीं रहा। 25 नवंबर की रात 11:56 पर 2009 में ऑफिशियली कंफर्म कर दिया जाता है कि जॉन एडवर्ड जोन्स ऑफिशियली मर चुके हैं। 120 रेस्क्यूअर्स ने बैक टू बैक 27 घंटे कोशिश की जॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन जॉन के अपसाइड डाउन पोजीशन होने की वजह से ये इम्पॉसिबल था। Being stuck in that position for going on 23 hours now makes it very difficult for him. जॉन अपनी लाइफ के आखिरी 27 घंटे एक एक्सट्रीमली इन्वर्टेड पोजीशन में रहे, जबकि डॉक्टर्स ने प्रेडिक्ट किया था कि वो सिर्फ ऐसी हालत में 10 घंटे तक रह सकते हैं। ये वाकई काबिल तारीफ है कि जो भी रेस्क्यूअर्स अंदर जॉन की तरफ गए वो सच में एक हीरो थे। वो जानबूझकर ऐसी जगह पर मदद करने गए जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कितना रिस्की है। उसमें एक रेस्क्यूअर मीडिया को बताता है कि ये उसकी 29 साल की रेस्क्यू करियर की टफेस्ट रेस्क्यू थी और वो इस रेस्क्यू में हार गया। जॉन की वाइफ मानने को तैयार नहीं थी कि उसके हस्बैंड एक सिंपल मिस्टेक की वजह से मर गए, मगर अफसोस ये सच था। अथॉरिटीज पूरी कोशिश कर रही थी कि जॉन की बॉडी को केव से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन फर्दर डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ कि ये करना काफी डेंजरस होगा रेस्क्यू टीम के लिए, और फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि एंट्रेंस को ही कंक्रीट से सील कर दिया जाएगा और जॉन की बॉडी हमेशा के लिए वहीं दफना दी जाएगी। एक हफ्ते बाद पूरी नट्टी पुट्टी केव को ही हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है और जॉन की फैमिली एंट्रेंस पर एक प्लेक लगाती है जॉन की याद में, जॉन एडवर्ड जोन्स 1983 to 2009। इसी के साथ इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।